हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी वन शॉर्ट क्विक रिवीजन सीरीज के चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं जो है आपके हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन चैप्टर है वो आपके ब्लॉक के साथ में एस पी डी एवं एफ ब्लॉक के साथ में ही पढ़ा जाता है जनरली। तो उससे पहले आप हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर किस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर के अंदर इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इस साल आपके यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न इसके आ सकते हैं, इस साल में कौन से प्रश्न आ सकते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं आपके, देखिए एनसीईआरटी की लाइन से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आते रहे हैं या फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आते रहे हैं, आपको ये हम सभी बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर हाइड्रोजन के बारे में। तो देखिए हाइड्रोजन चैप्टर क्या है आपके, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें क्या होता है, अधिकतर टाइम पर जो एनसीईआरटी की लाइन से वहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, कभी कभार एक आध न्यूमेरिकल्स आ जाता है, वो होता है आपके हाइड्रोजन की जो सामर्थ्य होती है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो सामर्थ्य होती है, इससे रिलेटेड प्रश्न आते रहे हैं। बेसिकली अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है वो ये आ रहा है कि आपके जो हाइड्रोजन जो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहली जो आजकल इसके उपयोग होते हैं, देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग, इसके अलावा बहुत सारी चीजों के उपयोग है यहाँ पर, उपयोग से रिलेटेड प्रश्न आते रहे हैं। और इसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, उनमें से आपके अक्सर प्रश्न आते रहे। सॉल्व एग्जांपल्स में से कई दफा प्रश्न आए हैं आपके, तो सॉल्व एग्जांपल्स आपको देखने हैं, इसके साथ ही आपके जो उपयोग है वो देखने हैं। और बेसिकली जो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं पिछले 4 से लेकर के 5 साल में, वो आपको यहाँ पर देख लेने हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन के अंदर। तो हाइड्रोजन चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन क्या होता है, इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इसके भौतिक गुण होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। और उसके बाद आप हाइड्रोजन के बाद हम पढ़ेंगे जल के बारे में। देखिए जल के क्या होता है, देखिए जल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण होते हैं, इसके ऊपर धर्मी प्रकृति। उसके बाद हम पढ़ेंगे जल की कठोरता के बारे में। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है, स्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है। जल के बाद में आप पढ़ेंगे, जल के बाद में उसके बाद हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस प्रकार से बनाया जाता है, देखिए इसके बनाने की विधियां, औद्योगिक विधियां, इसके उपयोग किस प्रकार से होते हैं, इसकी जो सामर्थ्य होती है वो किस प्रकार से होती है। उसके बाद आते हैं आपके भारी जल के बारे में, आप पढ़ेंगे भारी जल जिसको आप बोलते हैं D2O। तो भारी जल के बारे में पढ़ेंगे, भारी जल किस प्रकार से इसके जो गुण होते हैं वो जल से भिन्न होते हैं, किस प्रकार से इसके जो गुण होते हैं वो जल से समान होते हैं। और लास्ट में आप पढ़ेंगे देखिए हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन एज ए ईंधन, हाइड्रोजन को देखिए भविष्य के ईंधन के तौर पर काम में लिया जाता है। तो हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के तौर पर क्यों काम में लिया जाता है, इसके जब इसको जलाया जाता है तो देखिए जो बनने वाली ऊर्जा है वो कितनी अधिक मात्रा में होती है नए ईंधनों की अपेक्षा, ये प्रदूषण नहीं फैलाता है या फैलाता है, भविष्य में इसके उपयोग में लेने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। तो ये सारे के सारे लगभग 4 से लेकर के यहाँ पर आपके 5 टॉपिक्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको किस प्रकार से इस चैप्टर का रिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम आपको एक ही बात बताएंगे, अगर आपको इसका रिवीजन करना है तो आपको क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसको आपको इसको बहुत प्रॉपर तरीके से बड़े ध्यान के साथ में रीडिंग लगा लेनी है। और इसके लिए हम ऑलरेडी इसका जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट करा चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप वहां पर जाकर के इसकी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो लाइंस में से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे रहे हैं तो आपको इसको बहुत डीप में पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जो मेन टॉपिक्स हैं वहीं से अक्सर प्रश्न आते रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन के बारे में आपको यहाँ से स्टार्ट करता है चैप्टर, ऐसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में आपको बताया जाता है। हाइड्रोजन को बताने से पहले ये बताया जाता है कि इसका जो आवर्त सारणी में स्थान कहाँ पर आता है, या तो 17वें वर्ग में आता है या फिर पहले वर्ग में आता है। लेकिन लास्ट में ये बताया जाता है कि ना ही ये पहले वर्ग में आता है ना ही 17वें वर्ग में आता है, इसको आवर्त सारणी में पृथक से रखा जाता है। आवर्त सारणी में स्थान के बाद में ये बताया गया कि आपके जो हाइड्रोजन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण किस प्रकार से होते हैं, हाइड्रोजन की प्राप्ति कैसे होती है। आपको हाइड्रोजन की प्राप्ति के बारे में बताया गया, प्राप्ति कहाँ से होती है, इसको लैब में किस प्रकार से, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला के अलावा इसको देखिए प्रयोगशाला के अलावा औद्योगिक तौर पर कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आपको बता रखा है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में बता रखा है, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है, जिसमें से ट्राइटियम क्या होता है आपके रेडियोएक्टिव होता है। यहाँ से आपकी जेईई में प्रश्न आ चुका है और नीट में भी आ चुका है। उसके अलावा डाई हाइड्रोजन को जो बनाने की विधियां होती हैं, देखिए इसका जो फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन को किस प्रकार से बनाया जाता है, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, औद्योगिक तौर पर किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, ये भी देखा जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर डाई हाइड्रोजन को बनाने की विधि में कुछ कुछ रिएक्शंस आती हैं, जहाँ पर ये बताया जाता है कि कॉल गैस किसको कहा जाता है, कॉल गैस कैसे कहा जाता है, वाटर गैस रिएक्शन क्या होती है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होती है, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर वो आता है कि डाई हाइड्रोजन के गुण। अब डाई हाइड्रोजन के गुण में सबसे पहले क्या आता है आपके, देखिए भौतिक गुण आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके, देखिए भौतिक गुण में आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ये रंगीन होती है, गंधीन होती है। उसके बाद आते हैं इसके रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुणों में आप सभी लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया आती है कि हैलोजन के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन करती है, ये अम्लों के साथ किस प्रकार, देखिए हैलोजन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगी।
ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगी तो जल बनाएगी, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाती है। उसके अलावा धातुओं के साथ रिएक्शन किस प्रकार से करती है। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि धातुएं ना धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया कैसे करती है। फिर डाई हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, आर्क वेल्डिंग के तौर पर काम में लिया जाता है, तो उससे संबंधित चीजें बता रखी हैं। उसके बाद आपके देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है कि डाई हाइड्रोजन के हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं, इसके हाइड्राइड्स के बारे में बताया गया है। आयनिक हाइड्राइड होते हैं आपके, आयनिक हाइड्राइड होते हैं। उसके अलावा आपके होते हैं सहसंयोजक या फिर आणविक हाइड्राइड, और सहसंयोजक या फिर आणविक हाइड्राइड भी तीन तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसको आप इलेक्ट्रॉन समृद्ध बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध होते हैं। तो तीन प्रकार के यहाँ पर आपके सहसंयोजी हाइड्राइड होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके अंतराकाशी हाइड्राइड। अंतराकाशी हाइड्राइड किस प्रकार के होते हैं, आपको ये भी देख लेना है, अंतराकाशी हाइड्राइड देख लेने हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन को भंडारण करने के लिए जो अंतराकाशी हाइड्राइड होते हैं बहुत अधिक काम के होते हैं, आपको ये भी बताया गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो आपके हाइड्रोजन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है आपके जल। अब जल किस प्रकार से आता है, तो जल के अंदर क्या क्या आता है, देखिए जल के अंदर ये बताया जाता है कि जल का महत्व बताया जाता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है, हमारा जो शरीर है उसमें कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। जल के अलावा इसके भौतिक गुण आते हैं। भौतिक गुण में क्या आता है कि ये रंगीन होता है, गंधहीन होता है, उसके गंधहीन होता है। इसकी जो संरचना होती है, देखिए जल की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर दो लोन पेयर होता है, इसका बंध कोण कितना होता है। जल की संरचना आ जाती है। जल की संरचना के बाद में आती है आपके बर्फ की संरचना। बर्फ किस प्रकार से होती है, देखिए बर्फ की संरचना में आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनता है। और उसके अलावा आप जल के रासायनिक, किसके बाद देखिए भौतिक गुण के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है जल के रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में क्या क्या आता है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया आती है। जल की प्रकृति कैसी होती है, वह धर्मी होती है। तो वह धर्मी में क्या होता है, ये अम्ल के साथ क्षार की तरह व्यवहार करता है और क्षारों के साथ में अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो ये बता रखा है आपको। उसके बाद आपको दे रखा है कि जल की रेडॉक्स रिएक्शंस दे रखी हैं। जल अपघटन क्या होता है, किसी भी तत्व की या यौगिक की जल के साथ रिएक्शन जल अपघटन कहलाता है। इसके बाद में आपको दे रखा है कि जल के जो हाइड्रेट होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। देखिए जल के हाइड्रेट का निर्माण दे रखा है, इसमें बहुत ही फेमस एग्जांपल है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो आपसे पूछा जाता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में कितने जल के अणु, देखिए कितने जल के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित है। ये आया था आपके जेईई में 2020 का प्रश्न है, और ये नीट में भी आ चुका है। तो देखिए जल के अणु कितने आ जाएंगे, तो इसमें ऐसे रहता है कि जो चार जल के अणु होते हैं ना, वो तो होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, कॉपर के साथ जुड़े रहते हैं, चार। और एक जो बाहर वाला अणु रहता है वो क्या होता है, जल के साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो यही आपको यहाँ पर बताया जाता है कि केवल एक अणु होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। तो आपको यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जाता है कि उपसय संयोजित जल क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं उपसय संयोजित जल के बारे में, अंतराकाशीय जल के बारे में और हाइड्रोजन आबंधित जल के बारे में। तो तीन प्रकार से क्या होते हैं, जो कोई भी अणु होता है वो जल के साथ जुड़ा रहता है, हाइड्रेट बनाते हैं। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए वो आता है आपके कठोर जल और मृदु जल। तो जल की कठोरता क्या होती है, देखिए आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि कठोर जल ऐसे जल को कहते हैं जिसमें क्या होता है, साबुन आसानी से जाग नहीं देता। उसमें क्या होता है, सोडियम या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के क्या होते हैं, स्टीरेट घुले रहते हैं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के स्टीरेट घुले रहते हैं, जो क्या करते हैं, साबुन के साथ में एक मल्फिन यानी कि सफेद क्या शेप दे देते हैं, जिसकी वजह से वो जाग नहीं देता। अब देखिए जल की कठोरता भी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी स्थायी कठोरता और एक होती है आपके अस्थायी कठोरता। अब अस्थायी कठोरता के बारे में आपको ये बताया गया है, देखिए बेसिक शब्दों में कहा जाए तो ऐसी कठोरता जो जल को उबालने से दूर हो जाए, वो आ जाती है आपके अस्थायी कठोरता। और स्थायी कठोरता जो जल को उबालने से दूर ना हो जाए, दूर ना हो। तो देखिए जब इसमें और डीप में जाते हैं तो ये होता है कि अस्थायी कठोरता में जल के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट यानी कि जो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट घुले रहते हैं। इसके बाद आपको ये बताया जाता है कि अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने की अलग अलग विधियां रहती हैं। अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधियों में सबसे पहली विधि तो आती है, इसको उबाला जाता है। उबालने के बाद में ये दूर हो जाती है। तो उबालने के बाद में क्या होता है, देखिए जो बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, देखिए आपके जम जाते हैं। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है ना, वो बना लेता है, देखिए आपके जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है ये बना लेता है आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। जनरली क्या होता है, यहाँ पर बच्चे क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट करके आ जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। और तो अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि एक तो उबालना हो जाता है, सेकंड आ जाती है आपकी क्लार्क की विधि। क्लार्क की विधि की सहायता से भी जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। अब देखिए अस्थायी कठोरता के बाद आती है आपकी स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता वो होती है जिसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के या तो सल्फेट के लवण या फिर क्लोराइड लवण घुले होते हैं, या तो सल्फेट लवण या फिर क्लोराइड लवण घुले होते हैं, वो आती है जल की स्थायी कठोरता। अब स्थायी कठोरता को उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता, तो इसको दूर कैसे किया जाता है, तो इसको दूर करने की विधि होती है, देखिए सबसे पहली विधि होती है दोवन सोडा। दोवन सोडा होता है आपके सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की सहायता से इसको इसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, मतलब स्थायी कठोरता को अलग किया जाता है। सेकंड आती है आपके कैलगॉन की विधि। तो कैलगॉन किसको कहा जाता है, देखिए कैलगॉन की विधि होती है, कैलगॉन की विधि की सहायता से इसको साफ किया जाता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18। Na6P6O18
इसकी सहायता से क्या किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन होती है, आप उसको देखेंगे, आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता रहा है कि जो इनकी रिएक्शंस होती है ना जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की, इनमें से प्रश्न आते रहे हैं। कैल्कोन की विधि तीसरे नंबर पर आती है आपके आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय मतलब होता है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन विनिमय विधि किस प्रकार से काम करती है, जिसको बोला जाता है परम्यूटेट या फिर जियोलाइट की विधि, जियोलाइट या फिर परम्यूटेट की विधि। चौथे नंबर पर आती है आपकी संश्लेषित रेजिन की विधि। संश्लेषित रेजिन क्या होते हैं, देखिए संश्लेषित रेजिन की विधि में आप सभी लोग जानते हैं कुछ रेजिन होते हैं जिनको जल में मिलाया जाता है, जिसकी सहायता से जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। और धनात्मक रेजिन, ऋणात्मक रेजिन, देखिए जेईई मेन 2020 में से संश्लेषित रेजिन में से प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा कथन संश्लेषित रेजिन विधि के बारे में सत्य है। तो देखिए जल की जो कठोरता होती है अस्थायी और स्थायी, ये सुपर इंपोर्टेंट है हाइड्रोजन के चैप्टर। तो अगर आप इस साल नीट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो जल की स्थायी कठोरता है ना, एक बार इसको बहुत ही ध्यान से पढ़कर। इसके बाद देखिए जल की स्थायी कठोरता संश्लेषित रेजिन विधि हो गई। इसके बाद आता है आपके जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सबसे पहले ये बताया जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम क्या आता है, तो इसके बनाने की विधियां होती हैं। देखिए इसको बनाया कैसे जाता है, तो बनाने की जो विधि होती है वो काम में। तो बनाने की विधि की दो तरीके की विधि होती है, लैब में कैसे बनाया जाता है, औद्योगिक तौर पर कैसे बनाया जाता है। तो इसकी जो बनाने की विधियां है वो क्या होती है, वो काम आने वाली है, लैब में और इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है। और इसके बाद आते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसके आते हैं भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण में क्या होता है, ये किस प्रकार का दिखता है, इसका रंग क्या होता है, ये कैसी दिखती है, किस प्रकार की होती है, भौतिक अवस्था क्या होती है। देखिए द्रव अवस्था में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगभग रंगहीन अति हल्का नीला द्रव होता है। इसके जो भौतिक गुण होते हैं ना वो ये होता है कि इसके जो भौतिक गुण में ये है कि ये द्रव पाया जाता है। इसका रंग होता है अति हल्का नीला होता है। इसके अलावा इसकी जो संरचना होती है वो खुली किताबनुमा संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर आती है आपके एक और ऑक्सीजन और यहाँ पर आती है आपके हाइड्रोजन। तो ये होती है आपके H2O2। जैसे किताब खुली हुई किताब दिखती है उसी प्रकार से ये दिखती है। तो जल की इसकी जो संरचना होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से कभी कभार प्रश्न आते रहे, काय से आते रहे, इसकी जो देखिए इसकी जो सामर्थ्य होती है कि हाइड्रोजन के H2O2 के 10 लीटर के विलयन की सामर्थ्य परिकलित करें, तो उससे संबंधित तो कुछ प्रश्न आते रहे हैं। एनसीईआरटी में कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, तो आपको क्या कर लेना है, एक बार उसको सॉल्व कर लेना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस प्रकार से यहाँ पर इसकी सामर्थ्य निकाली जाती है। इसके बाद आगे आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में क्या होता है, ये किस प्रकार से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आती हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रासायनिक गुण आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। रासायनिक गुण के अंदर ये आता है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराई जाती है अम्ल के साथ में। देखिए जो पुरानी पेंटिंग्स होती हैं, पुरानी पेंटिंग को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, लेड का जो सल्फेट होता है, लेड सल्फाइड होता है, वो क्या कर लेता है, H2O2 से रिएक्शन कर लेता है और ये क्या बना लेता है, लेड सल्फेट बना लेता है। यहाँ पर कुछ एक रिएक्शन ऐसे भी है यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर में। अम्लीय माध्यम में H2O2 ऑक्सीकारक के रूप में काम में करता है या फिर अपचायक के रूप में क्षारीय माध्यम में भी ये दोनों तरीके से काम में करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है भंडारण। देखिए जेईई मेन 2020 और मे बी 2019 में प्रश्न आया था आपके हाइड्रोजन के भंडारण से संबंधित। हाइड्रोजन के भंडारण से संबंधित प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हाइड्रोजन का भंडारण कैसे किया जाता है, किस प्रकार के बर्तनों में किया जाता है। तो आपको ये बता रखा है कि धातुओं की सतह तथा क्षार की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, उसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन उत्प्रेरित हो जाती है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, मोम से, तो जो कांच का बर्तन होता है उसको मोम से ढक दिया जाता है ताकि हवा अंदर पास न करे और एकदम कांच के बर्तन में इसको भरा जाता है। तो H2O2 इस प्रकार के बर्तनों में भरा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये है कि जो देखिए मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो उपयोग से संबंधित प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा आते रहे हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपयोग कहाँ कहाँ पर आते हैं आपको ये देख लेना है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो उपयोग आते हैं, देखिए ये परहाइड्रोल के नाम से इसको बेचा जाता है मार्केट के अंदर, ये परहाइड्रोल के नाम से बेचता है। और इसके अलावा इसका उपयोग सोडियम परबोरेट और सोडियम परकार्बोनेट के निर्माण के लिए उच्च कोटि के जो अपमार्जक होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग हाइड्रोक्विनोन, टाइट्रिकम तथा जो औषधि होती है ना सेफलोस्पेरिन, उसके निर्माण में किया जाता है। उद्योगों में आदि में इसका काम विरंजक एजेंट के तौर पर काम में किया जाता है। फिर इसके अलावा आजकल इसका उपयोग काय में किया जाता है, ग्रीन केमिस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है, H2O2 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपके भारी जल। भारी जल के बारे में क्या दे रखा है, D2O। देखिए D2O होता है भारी जल, क्या होता है, जल की तरह ही होता है। इसके कुछ गुण होते हैं ना वो जल से थोड़े से अलग रहते हैं। तो आपको वहां पर कुछ एनसीईआरटी के अंदर भारी जल से संबंधित कुछ रिएक्शन दे रखे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ में भारी जल किस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो देखिए सामान्य जल रिएक्शन करता है उसी प्रकार से करता है, बस यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ जाता है, C2D2 प्लस कैल्शियम, वहां पर आता है OH का ऑल्टवाइस, यहाँ पर आ जाता है OD का ऑल्टवाइस। तो भारी जल की रिएक्शन आपको यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में भी दे रखी है आपको, जिससे क्या बनता है आपके D2SO4 बनता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ में भी Al4C3 के साथ में इसकी रिएक्शन दे रखी है D2O की।
जिससे आपकी क्या बनता है, मेथेन CD4 बनता है, इसका साथ में ALOD3 बनता है। और चैप्टर का जो सबसे लास्ट का पार्ट है उसके अंदर आपको दे रखा है कि डाई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन ईंधन के तौर पर किस तरीके से काम आता है। देखिए आपको ऐसे बताया जाता है, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से की जाती है तो जो ऊर्जा होती है ना, तो आप यहाँ पर आपको केवल जल वाष्प प्राप्त होती है, ना ही कोई जहरीली गैस प्राप्त होती, जिसकी सहायता से क्या वो पर्यावरण का प्रदूषण होती है। और इसकी सहायता से क्या होता है, जो बनने वाली एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ तक कि जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उससे भी ज्यादा होती है इसकी जो एनर्जी होती है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि एज ए फ्यूचर, जब आप फ्यूचर में देखोगे तो क्या करोगे कि बहुत ज्यादा हाइड्रोजन क्या है, वो एज ए एक जो ग्रीन ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, उसके तौर पर, ग्रीन एनर्जी के तौर पर इसको काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के बारे में बता रखा है, और आपको ये बता रखा है कि जो हाइड्रोजन को अगर मान लीजिए हम एज ए फ्यूल काम में लेंगे, तो इसके लिए हमको जो टैंक चाहिए, वो टैंक कौन कौन सी धातु से बना रहता है। तो ये वाला जो प्रश्न है कि टैंक किस प्रकार की धातु से बना रहता है, ये आपके ऑलरेडी जेईई मेन में पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि हाइड्रोजन का वो होता है आपके, देखिए Na NI5 या टाइटेनियम TiS2 या फिर मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्राइड आदि धातुओं का उपयोग करके इसके टैंक को बनाया जाता है। और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन एज ए अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर लास्ट में कुछ चैप्टर के अंदर टिप्पणी दे रखी है कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के तौर पर किस प्रकार से काम में आता है। देखिए ये एक ग्रीन ईंधन है, और हमारे देश में क्या होता है, सबसे पहले अक्टूबर 2005 में हाइड्रोजन को जो एज ए ईंधन के तौर पर काम करने के लिए प्रोजेक्ट के तौर पर काम में किया गया था। और धीरे-धीरे अभी इसको क्या किया जा रहा है, सीएनजी वगैरह के साथ में मिश्रित किया जा रहा है, और आगे इसकी जो मात्रा है उसको और बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर है, देखिए हाइड्रोजन वो कंप्लीट हुआ। तो आप सेम बात को क्या है एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको बता रखा है हाइड्रोजन के बारे में। तो देखिए हाइड्रोजन आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, हमने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि डाई हाइड्रोजन क्या होती है, इसकी प्राप्ति कैसे होती है, इसकी प्राप्ति क्या होती है। इसके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जिसमें से ट्राइटियम क्या होता है आपके रेडियो एक्टिव होता है। इसके अलावा डाई हाइड्रोजन को बनाने की विधियां होती हैं, लैब में किस प्रकार से बनाया जाता है, औद्योगिक तौर पर किस प्रकार से बनाया जाता है, व्यापारिक उत्पादन कैसे किया जाता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था इसके वाटर गैस रिएक्शन, वाटर गैस सेफ्टी रिएक्शन पढ़ा था। इसके अलावा हमने डाई हाइड्रोजन के गुण पढ़े थे, भौतिक गुण। उसके बाद रासायनिक गुण पढ़े थे। रासायनिक गुण के बाद हमने पढ़ा था कि डाई हाइड्रोजनों की सभी के साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, धातुओं के साथ में, धातु आयन और धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया पड़ी थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कार्बन यौगिकों के साथ में अभिक्रिया क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया, फिर डाई हाइड्रोजन का अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से प्रश्न कई बार आते रहे हैं, तो इसके जो प्रयोग हैं वो आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे हाइड्राइड। हाइड्राइड तीन तरह के होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, लवणीय हाइड्राइड, जिसको बोलते हैं आयनिक या लवणीय, जिसको आप सेलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। इसके अलावा सहसंयोजक हाइड्राइड, ये होते हैं आपके तीन तरह के। इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध होते हैं, और एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन समृद्ध होते हैं। और इसके बाद एक और हाइड्राइड आते हैं, वो आते हैं आपके रस समीकरण मितीय हाइड्राइड। इसके अलावा देखिए हमने आयनिक हाइड्राइड ये सारे के सारे पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि जो आपके होते हैं ना एरर समीकरण में थी हाइड्राइड, वो काम में आती है आपके हाइड्रोजन भंडारण एवं ऊर्जा स्रोत के तौर पर काम में आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपको सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं, क्या करना है आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि जेईई मेन और नीट में ट्रेंड रहा है हाल के ईयरों में कि आपके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और उसके बाद हमने जल के बारे में पढ़ा था, जल के भौतिक गुण क्या होते हैं। देखिए जल के भौतिक गुण क्या होते हैं, कैसा ये दिखता है, किस प्रकार का दिखता है। उसके बाद अलावा हमने पढ़ा था जल की जो संरचना होती है वो क्या होती है, इसका बंध कोण क्या होता है, बंध लंबाई क्या होती है। इसके बाद हम देखिए बर्फ की संरचना इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी है ऑलरेडी। जल के रासायनिक गुण हमने पढ़े थे, इसके उभयधर्मी प्रकृति। उसके अलावा जल अपघटन की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। इसके हाइड्रेट हाइड्रेट भी तीन तरह के होते हैं, एक उपचय संयोजित हाइड्राइड होते हैं, एक होते हैं आपके अंतराकाशीय, और एक होते हैं कि हाइड्रोजन आबंधी। ये वाला प्रश्न आया था आपके जेईई मेन 2020 में, यही प्रश्न आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स में दे रखा है आपको, ये रहा। तो आप देख सकते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स में से प्रश्न आते रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कठोर जल और मृदु जल के बारे में। कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है, स्थायी कठोरता क्या होती है। देखिए अस्थायी कठोरता क्या होती है, उबालने से इसको दूर किया जा सकता है। इसके बाद इसको क्लार्क की विधि से दूर किया जा सकता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है ना, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आया था आपके जेईई मेन 21 के अंदर। क्लार्क की विधि से कैसे शुद्ध किया जाता है। स्थायी कठोरता, देखिए स्थायी कठोरता में क्या होता है, आपके क्लोराइड घुले रहते हैं और एक तो आपके सल्फेट घुले रहते हैं। इनको कैसे अलग किया जाता है, तो एक होती है आपके धोवन सोडा विधि होती है, इसके अलावा की कैल्गोन की विधि होती है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यानी 6p6O18। उसके बाद आती है आपके आयन विनिमय की विधि, आयन एक्सचेंज मेथड, जिसमें आपके आता है सोडियम जियोलाइट या फिर परम्यूटेड विधि NaZ। इसका सूत्र कुछ इस तरीके का होता है। इसके बाद आती है आपकी संश्लेषित रेजन की विधि। संश्लेषित रेजन में से आपके प्रश्न आए थे जेईई मेन 2021 के अंदर, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे।
संश्लेषित रेजन के बाद हमने देखा था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, इसके बनाने की विधियां होती हैं, बनाने इसको किस प्रकार से बनाया जाता है प्रयोगशाला में व्यापारिक तौर पर। इसके बाद हमने इसके भौतिक गुण पढ़े थे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा होता है, हल्के नीले रंग का दिखता है। देखिए हल्का नीला द्रव होता है। इसके भौतिक गुण आपको सारणी में दे रखे हैं। और इसके बाद हमने इसकी संरचना देखी थी। संरचना होती है, क्या होता है, ये खुली किताब की तरह होती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर होता है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होता है या हाइड्रोजन होता है। इसके बाद हमने इसके रासायनिक गुण पढ़े थे। रासायनिक गुणों में क्या आता है, बेसिकली रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं। तो अम्लीय माध्यम में इसके ऑक्सीकारक गुण, अपचायक गुण, और इसके अलावा क्षारीय माध्यम में जल के साथ अभिक्रिया। फिर हमने पढ़ा था इसके भंडारण से संबंधित प्रश्न। भंडारण से संबंधित प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में जेईई मेन में और नीट में पूछे जा चुके हैं, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, इस साल भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद हमने इसके उपयोग के बारे में पढ़ा था, ये कहाँ कहाँ पर काम में आ रही है वर्तमान टाइम में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बाद हमने पढ़ा था, देखिए भारी जल क्या होता है और इसकी जो कुछ रिएक्शंस हैं ये पूछी जा चुकी हैं पहले जेईई मेन में और नीट के एग्जाम्स में, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे भारी जल की जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में। उसके बाद हमने देखा था कि डाई हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर, कि डाई हाइड्रोजन ईंधन के तौर पर काम में कैसे आता है, इसकी जो भविष्य में क्या क्या संभावना है, इसकी जो ऊर्जा होती है बहुत अधिक होती है। इसके अलावा जब इसको काम में लिया जाता है तो इसके साथ में समस्याएं क्या आती हैं। समस्याएं ये आती हैं कि इसका जो भंडारण का टैंक होता है ना, उसको बनाने में समस्याएं आती हैं। टैंक को बनाने में कौन कौन सी धातुएं काम आती है, यहाँ से प्रश्न आ चुका है आपके जेईई मेंस के अंदर, तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो टेबल है, टेबल में से एक बार प्रश्न आया था कि जो हाइड्रोजन की जो होती है ना ऊर्जा, हाइड्रोजन के देन से मुक्त हुई ऊर्जा की तुलना बाकी के जो एलपीजी है जैसे कि मेथेन है और ऑक्टेन है इनके साथ में कर रखी थी, तो उसी के आधार पर एक प्रश्न आया था इस टेबल से, तो आप इस टेबल को भी एक बार पढ़ के जाएंगे। और हमारे देश में सबसे पहले 2005 में ये काम में किया गया था हाइड्रोजन वाला, तो ये आपको इस याद रखना है। और आजकल हाइड्रोजन का काम में ईंधन सेल के तौर पर काम में लिया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन को आपके जो अंतरिक्ष में रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं उसमें भी काम में लिया जाता है एज ईंधन। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्विक रिवीजन सीरीज पसंद आ रही होगी, तो हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस किस चैप्टर की वीडियो पाना चाहते हैं, हमको जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप इसी प्रकार की और वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।